नमस्कार बच्चों, मैं गुरुकुल के इस मंच से एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा किया था, लेकिन हालांकि आप लोगों ने आशा के अनुरूप उसे शायद उतना बेहतर तरीके से नहीं लिया, लेकिन फिर भी गुरुकुल परिवार की ओर से हम लोग लगातार अच्छे से अच्छा करते रहेंगे और आगे ले जाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आप लोग नहीं पहुंचेंगे तो हम आप तक पहुंचाने में कहीं न कहीं और भी अच्छे से मेहनत करके आप तक, आपके करीब जाने का प्रयास करते रहेंगे। लगातार से यहाँ से गुरुकुल परिवार की ओर से सभी लोग प्रयास करते रहेंगे। और इस बार जो है टॉपिक सुप्रीम कोर्ट का ही है और इसे और भी सुप्रीम कोर्ट के एक और कड़ी से जोड़ने का प्रयास यहाँ से किया जाएगा। तो पिछली क्लास में सुप्रीम कोर्ट के जो बेसिक क्वेश्चन से उसके बारे में हमने बताया था और आज जो चर्चा की जाएगी वो आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, जो इसके ज्यूरिसडिक्शन है उसके बारे में हम यहाँ से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसमें 18 क्वेश्चंस हैं, बेहतर क्वेश्चन है और ज़रूर जो है यहाँ से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो आइए जुड़िए और मिलजुल करके हम लोग चर्चा करते हैं साथ साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है और आते ही पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल फैक्ट पर आधारित है और इसमें जो आप ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो इसके पूरे इतिहास के बारे में और इसके पूरी गहराइयों के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा और इसमें एक क्वेश्चन से और भी दूसरे कड़ी तक आप जरूर पहुंचेंगे। तो आप सीधे जो है क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के पहला जो क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय ने, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के आर्टिकल 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मामला था, कौन सा ऐसा वाद था कि जिसमें शिक्षा के अधिकार के आर्टिकल 21 को जो है उसमें बदलाव किया गया था। तो ये केस के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा केस था जिसमें आर्टिकल 21 में विस्तार से यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो वो बात है उन्नीकृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले उन्नीकृष्णन एक व्यक्ति हैं, तो उन्होंने इस मैटर को उठाया था कि जो बच्चा है वो शिक्षा पाएगा, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उन्नीकृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश के मामले में पहली बार ये निर्णय किया गया था कि जो शिक्षा का अधिकार है वो जन्मसिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को जन्मसिद्ध अधिकार या फंडामेंटल राइट्स मान लिया है, तो इसको लेकर के आपने सुना होगा 86 वहाँ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 86 अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था वो आप बताएंगे 2002 में लाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा इसे लाया गया था। 86वां संविधान संशोधन और आर्टिकल 21 में एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया था और नया आर्टिकल क्या था, 21A। तो 21A जोड़ करके 21A जोड़ करके इसमें शिक्षा का अधिकार दे दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। तो ये शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है वो कितने वर्ष के आयु के बच्चों के लिए दिया गया है, तो आप बताएंगे 6 से 14 वर्ष तक के,
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो पहला क्वेश्चन जो ये पूछ रहा है कि मतलब किस मसले ने या किस मामले ने ये पहली बार बताया था कि बच्चा का जो शिक्षा अधिकार है वो जन्मसिद्ध अधिकार है, अर्थात बच्चा जन्म लेते ही उसे खाने का, पढ़ने का, घूमने का अधिकार है। तो आप बताएंगे उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बच्चा पढ़ेगा, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उस जब ये सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जो है बच्चों के पक्ष में डाल दिया तो फिर सरकार पर दबाव पड़ा और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 86 अमेंडमेंट एक्ट किया 2002 में। तो उन्होंने आर्टिकल 21 में एक नया आर्टिकल जोड़ दिया था 21A। तो 21A में ये कह दिया गया कि बच्चे का शिक्षा का अधिकार जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार 21A में है और कहाँ से किस आयु तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। तो 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। तो बच्चा शिक्षा पाएगा, ये फंडामेंटल राइट्स है। गार्जियन बच्चे को शिक्षा दिलाएगा, उसका फंडामेंटल ड्यूटी है। जितने भी गार्जियन हैं वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजें, और अगर गार्जियन स्कूल नहीं भेजता है और बच्चा पढ़ना जाता है तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। तो बच्चा पढ़ेगा, ये उसका फंडामेंटल राइट्स है। गार्जियन बच्चे को स्कूल भेजेगा, वो फंडामेंटल ड्यूटी है। और ये बात जो कही गई है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। लेकिन ढेर सारी बातें जो ये यहाँ बताई जा रही हैं उसके लिए कौन सा मामला जिम्मेदार है? उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। तो 21 के लिए जिम्मेदार जो मामला है उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। और आज जो बच्चा शिक्षा पाता मुफ्त में 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए, इसके लिए ये मैटर जिम्मेदार माना जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे मतलब कानून बनाया था, लेकिन जो लागू किया गया था ये पहली बार लागू किया गया था 2010 में। और 2010 में मनमोहन सरकार ने इसे लागू किया था। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाया किसने था 86वां संविधान संशोधन? अटल बिहारी वाजपेयी। और जो लागू किया गया था 2010 में मनमोहन सरकार के द्वारा। तो बच्चा शिक्षा पाएगा, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, आर्टिकल 21A में है। तो इसका पहला आंसर सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है और इसको आप आसानी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आपने अगर सुप्रीम कोर्ट पढ़ा होगा क्लास में तो इसको बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला विषय नहीं होगा, आसानी से आप इसको समझने में ज़रूर सफल हो जाएंगे। देखिए पढ़ना शुरू करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें ऐसा मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है। तो देखिए इसमें जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार एक ऐसा मैटर है और मौलिक अधिकार एक ऐसा मामला है जो बगैर अपील की उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय में भी हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में हो सकता है, और इसके साथ साथ उच्च न्यायालय में भी हो सकता है, हाई कोर्ट में भी हो सकता है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। अगर सुप्रीम कोर्ट में होगा तो आर्टिकल 32 में जाएगा बगैर अपील के, और अगर हाई कोर्ट में होगा तो ये हाई कोर्ट में जो मामला जाएगा 226 में जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें, दूसरा वाला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो राज्यों के पारस्परिक विवाद, नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। केंद्र और राज्य के विवाद, ये भी सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता में है। मूल अधिकारों का संरक्षण, बिल्कुल सही है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप बगैर अपील के सीधे सर्वोच्च न्यायालय का भी सहारा ले सकते हैं, उच्च न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। इसमें अपील करने की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे तो आर्टिकल 32 चलेगा, और अगर हाई कोर्ट में जाएंगे 226 चलेगा। और इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को 5 प्रकार के लेख जारी करने की शक्ति दी गई है। अब वो 5 प्रकार के जो लेख जारी की जा सकती है वो आप सभी लोग जानते होंगे। पहला है हैबियस कॉर्पस।
पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश मैंडामस बोलते हैं परमादेश, और तीसरा है प्रतिषेध, तीसरा प्रतिषेध है, चौथा उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण जो तीसरा है, चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा क्यूआरेंटो अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। तो देखिए क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा मामला है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंतर्गत सुनवाई हो सकता है आसानी से बगैर अपील के। तो आप बता दीजिएगा। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार एक ऐसा विषय है जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट करेगा 32, हाई कोर्ट करेगा 226, और दोनों को 5 प्रकार के लेख जारी करने की शक्ति यहाँ पर दी गई। पहला हैबियस कॉर्पस है, दूसरा मैंडामस है, परमादेश, तीसरा प्रोविजन है, प्रतिषेध है, और चौथा जो है उत्प्रेषण, और पांचवा अधिकार परीक्षा। तो इसका जो हो जाएगा वो आप बताएंगे मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का जो संरक्षण का अधिकार है वो हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को है। हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई करेगी 32। बाकी अगर केंद्र का मामला हो, राज्य का मामला हो, जैसे शासन से जुड़ा हुआ हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपस के विवाद हो गए या कुछ राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ या कुछ स्टेट आपस में एक तरफ, तो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आमने सामने जाते हैं तब इसकी सुनवाई डायरेक्ट बगैर अपील के हाई कोर्ट नहीं करती है, तब वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो इसमें ये पूछ रहा है कि किसकी सुनवाई बगैर अपील के सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकती है। तो इसमें सिर्फ मूल अधिकारों का संरक्षण है, इसकी सुनवाई बगैर अपील के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। 5 प्रकार के लेख सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी 32 में, और 5 प्रकार के लेख हाई कोर्ट जारी करेगी 226 में करेगी। और इस पर विस्तार से चर्चा हमने क्लास में किया होगा, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए इसको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। इसमें यह पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो देखिए आर्टिकल 2 है इसमें, आर्टिकल 132 और आर्टिकल 134A, ये 2 आर्टिकल हैं, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 132 और आर्टिकल 130A 2 ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। और जो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है ये डायरेक्ट नहीं है, ये अगर देखा जाए तो अपीलीय क्षेत्राधिकार डायरेक्ट नहीं है। और हाँ, इसकी जो सुनवाई हो जाती है ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत का सबसे बड़ा जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय न्यायालय कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा अपीलीय जो न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय, वो आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुआ कि सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। और इसमें यह भी कहा गया है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भारत का कोई भी व्यक्ति वो अपील किसके खिलाफ करेगा, तो हाई कोर्ट के निर्णय के आदेश और हाई कोर्ट के निर्णय के जो भी मतलब सुनवाई होती है। तो अगर मान लीजिए कोई मैटर है और वो हाई कोर्ट में उसने डिसीजन दे दिया या आदेश दे दिया, आर्डर दे दिया, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है हाई कोर्ट के दिए गए निर्णय या आदेश से, तो आप जो है
सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, ये आर्टिकल 132 कह रहा है। और आर्टिकल 134 ये कहता है कि हाई कोर्ट सर्टिफिकेट मतलब वहाँ पर देगा, अर्थात उसे जस्टिफाई करेगा और ये कहेगा कि मतलब उसमें ये क्लियर कर दिया जाएगा कि आर्टिकल 134A ये कहेगा उसमें लिखित में कि जो केस ये चल रहा है इसमें संविधान की व्याख्या की ज़रूरत है, तो संविधान की व्याख्या करने के लिए उसके लिए वहाँ पर ये सर्टिफाई कर देगा और फिर यहाँ से ये मामला कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि भारत का सबसे बड़ा जो अपीलीय न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट कोई भी मामला डायरेक्ट नहीं जाएगा बल्कि उच्च न्यायालय के दिए गए आदेश या उच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय के विरुद्ध जाएगा। और आर्टिकल 134A में जो हाई कोर्ट है उसको जो है उस पर प्रमाण पत्र चिन्हित किया जाएगा और उसके द्वारा कहा जाएगा कि इस मामले में संविधान की व्याख्या करनी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होगा, तब वहाँ से ये मामला उठ करके सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है इसके लिए दो आर्टिकल हैं, एक 132 है, ये हाई कोर्ट के दिए गए आदेश या निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है, और दूसरा आर्टिकल 134A है, इसमें हाई कोर्ट जो है वो सर्टिफाई करेगी और वो कहेगी कि मतलब यहाँ से हम ये क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर संविधान की व्याख्या करना बाकी है, संविधान की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है। तो यहाँ से प्रमाण पत्र दे करके हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाएगा। अगर हाई कोर्ट प्रमाण पत्र नहीं देती है तो आर्टिकल 136 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट खुद उस मामले को अपने पास संज्ञान में ले सकती है। तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसके लिए कौन सा दो आर्टिकल जिम्मेदार है, 134A और 132। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्टिकल 130A और आर्टिकल 132, इन दोनों को मिला करके अपीलीय क्षेत्राधिकार बनता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो ये आशा हम कर सकते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछा जाए अपीलीय क्षेत्राधिकार दो आर्टिकल कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है, 132 जिम्मेदार है, 130 ये जिम्मेदार है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन जिम्मेदार है, थर्ड, इसका थर्ड हो जाएगा, थर्ड। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से आप स्पष्ट रूप से इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसमें कोई जो है लाग लपेट नहीं है। तो देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में, कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अब देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि किस मामले में और किस प्रकार से राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट अपना सलाह दे सकता है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जिम्मेदार कौन है, राष्ट्रपति को सलाह सर्वोच्च न्यायालय देगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय जो ये सलाह देगा ये आर्टिकल 143 में है, आर्टिकल 143 में है। और ये परामर्श देने का एकमात्र न्यायालय कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। और ये किस मामले में राष्ट्रपति इसको परामर्श देगा, तो सार्वजनिक हित के मामले में, सार्वजनिक हित के मामले में, सार्वजनिक हित के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए किसे अधिकार दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए आर्टिकल 143 ये कहता है कि जैसे ऐसा कोई प्रश्न है जिसमें ऐसा प्रश्न पैदा हो गया है कि जो जनता के हित के लिए है, तो जनता के हित के मामले में राष्ट्रपति महोदय 143 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह न देना चाहे तो नहीं भी दे सकता, अर्थात राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने जनता के हित के मामले में अगर राष्ट्रपति को सलाह दे दिया है तो राष्ट्रपति महोदय उस सलाह को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया है कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति महोदय परामर्श मांगेंगे लेकिन सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। और यदि सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श दे दिया
है तो उसके दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति महोदय भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ना तो ये परामर्श मानने के लिए तैयार है और ना ही वो परामर्श देने के लिए तैयार है। और परामर्श देने वाला एकमात्र न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। और किस आर्टिकल में है? 143 में है। और ये राष्ट्रपति किस मामले में सलाह मांगेंगे? दो मामले में। एक तो जैसे मान लीजिए कोई भी सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है और अगर सरकार ने जो कानून बनाया है या बनाने की कोशिश कर रही सरकार, अब उसमें ऐसा कोई प्रश्न पैदा हो गया जो जनता के हित का मामला है, तो जनता के हित के मामले वाला अगर कोई प्रश्न पैदा हो गया है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ये पहला मैटर है। और दूसरा मैटर क्या है कि जैसे संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 1950 से पहले अगर कोई भी समझौता किसी भी देश में हुआ है, 47 और 50 के पहले अगर भी कोई भी समझौता या कोई भी संधिया या कोई भी मामला ऐसा है 50 से पहले का, तो ऐसे मामले पर भी राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। और यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह दे दिया जाता है तो राष्ट्रपति महोदय भी उसे मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ना तो ये सलाह मतलब मानने के लिए बाध्य है, ना ही सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। और परामर्शदात्री संबंधी अधिकार, जो कंसल्टेशन संबंधी अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ये क्वेश्चन आता है कि परामर्श देने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों को है या सुप्रीम कोर्ट को है, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। और ये प्रावधान जो दिया गया ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रावधान परामर्शदात्री संबंधी जो प्रावधान है, ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। और अगर संविधान की व्याख्या करनी हो तो संविधान की व्याख्या करने के लिए संवैधानिक मामले में कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच बैठेगी। और 5 न्यायाधीशों की बेंच को हम लोग फुल बेंच कहते हैं। ये फुल बेंच है। और अगर अन्य कोई मामला होगा तो 5 की जगह पर कम से कम 3 न्यायाधीश आएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है स्वेच्छा से या अपनी पहल पर, या तभी जब वो ऐसे परामर्श के लिए कहता है, या तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए हो। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये अपनी पहल पर नहीं करेंगे। राष्ट्रपति महोदय इनसे कहेंगे सलाह देने के लिए, और ये राष्ट्रपति तब कहेंगे जब जनता के हित का मामला होगा। कोई जरूरी नहीं कि मौलिक अधिकार का ही मामला हो, सार्वजनिक हित का मामला भी हो सकता है, या 50 से पहले देश में जो भी संधियां हुई हैं, समझौते हुए, मामले हुए, ऐसे मामले पर भी अगर परामर्श मानना होगा तो राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। और परामर्शदात्री संबंधी जो अधिकार है वो आप बताएंगे कनाडा के संविधान से जुड़ा हुआ है। और संवैधानिक मामले की बात होगी तो 5 न्यायाधीशों की फुल बेंच बैठेगी। अन्य कोई मामला होगा तो कम से कम 3 न्यायाधीशों की बेंच यहाँ पर सुनवाई कर सकती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दिया है तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। और यदि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है सलाह दे दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं है। ना तो वो सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति महोदय सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो इसका जो हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। कौन कहता है? राष्ट्रपति कहता है। और किस आर्टिकल में कहता है? 143। और किस मामले पर कहता है? जनता के हित के मामले में कहता है, या जो भी 50 से पहले की समझौते हुए हैं या जो भी व्यवस्था बनाई गई है उसके लिए कहता है। तो ये अपनी पहल पर नहीं करेगा, जब राष्ट्रपति बोलेंगे तभी वो सलाह देगा, और वो भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसका सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया है और क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दीजिए हमारे साथ। चलिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। भारत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसका आशय क्या है? तो देखिए भारत में 2 अभिलेखीय न्यायालय हैं, एक है हाई कोर्ट और दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय जो कहा गया है वो आप बताएंगे 215 में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट को जो कहा गया है 129। तो देखिए अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो
सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 129 में कहा गया। और इसका मतलब क्या होता है? इसके दो आशय है। पहला आशय तो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दे दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दे दिया, वो भारत में सब जगह लिखित में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि उसे किसी अन्य न्यायालय में लागू कराने के लिए उस पर संदेह व्यक्त नहीं किया जाएगा, अर्थात इसे साक्ष्यात्मक रूप से एक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दे दिया, जो निर्णय दे दिया, वो भारत में हर जगह लिखित में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और उससे किसी भी न्यायालय में लागू किए जाने पर उसकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जाएगा। तो प्रेम, प्रत्यक्ष और परमात्मा के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस पर भी संदेह नहीं किया जाएगा। और अगर संदेह कोई करता है तो न्यायालय अवमान के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लगा करके जितना बड़ा न्यायालय अवमान होगा उतनी ही बड़ी सजा का प्रावधान यहाँ दिया जाएगा। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा अभिलेखीय न्यायालय है। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 129 कहता है। और इसका सीधा सा दो मतलब है। पहला मतलब है इसके दिए गए आदेश, इसके दिए गए निर्णय भारत में सब जगह लिखित में स्वीकार किए जाएंगे और उससे भारत के किसी भी न्यायालय में लागू कराने के लिए उसकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जाएगा। दूसरा है इस न्यायालय द्वारा न्यायालय अवमान के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी सजा का प्रावधान हो सकता है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। पहला उतना ऑथेंटिक नहीं है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा भारत का जो अभिलेखीय न्यायालय है आर्टिकल 129 के तहत वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सेकेंड हो जाएगा, अर्थात इसके जो भी निर्णय होंगे साक्ष्यात्मक होंगे और इसके किसी भी दिए गए फैसले पर संदेह नहीं किया जाएगा। अगर कोई संदेह कहता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज माना जाएगा। जितना बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा उतनी ही बड़ी सजा यहां पर दी जा सकती है। तो सेकंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आप इस क्वेश्चन पर धीरे धीरे जुड़ते रहिए और समझते रहिए। पहला जो क्वेश्चन है ये मतलब इसमें जो है पहला जो शब्द है भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेखीय न्यायालय माना जाता है? तो अभिलेखीय न्यायालय दो हैं भारत में। अभिलेखीय न्यायालय दो हैं। अभिलेखीय न्यायालय दो कौन कौन से हैं? हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। हाई कोर्ट आर्टिकल 215 में है और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 129 है। और इसका यही मतलब होता है कि जिन दोनों ने जो भी निर्णय आदेश दे दिया है हर जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा और इनके दिए गए फैसले पर संदेह व्यक्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा अभिलेखीय न्यायालय अगर पूछा जाए, वैसे है तो दोनों, हाई कोर्ट भी है सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन इन दोनों में अंतिम कौन अभिलेखीय न्यायालय है? तो अंतिम आप क्या बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेखीय न्यायालय माना जाता है? तो भाई उच्च न्यायालय को भी माना जाता है। उच्च न्यायालय को जो माना जाता है वो आर्टिकल 215 में माना जाएगा और उच्चतम न्यायालय को भी माना जाता है। उच्चतम न्यायालय को 129 माना जाता है। और इन दोनों का मतलब होता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश या जो निर्णय दे दिया है भारत में हर जगह साक्ष्य के रूप में लिखित में स्वीकार किए जाएंगे और इनके दिए गए आदेश या निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाएगा, अन्यथा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज माना जाएगा। जितना बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा उतनी ही बड़ी सजा का प्रावधान होगा। लेकिन इन दोनों में अंतिम कौन होगा? तो सुप्रीम कोर्ट होगा। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। इसका आंसर थर्ड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय के किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसमें पूछ रहा है पुनर्विचार की।
पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो पुनर्विचार का जो मामला है, और देखिए ये पुनर्विचार जो होता है, ये जो पावर टू रिव्यू की बात हो रही है, रिव्यू की बात, समीक्षा की बात है। रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना, पुनर्विचार करना। और ये पुनर्विचार संबंधी अधिकार, पुनर्विचार संबंधी अधिकार जो है, संबंधी अधिकार, ये सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। इस मामले में उच्च न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। और किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 137 में दिया गया, आर्टिकल 137 में दिया गया है। इसमें ये कहा गया है पुनर्विचार संबंधी अधिकार में कि यदि मान लीजिए, और देखिए जो पुनर्विचार होता है वो स्वयं के दिए गए फैसले पर होता है या दूसरे न्यायालय के दिए गए फैसले पर होता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो पुनर्विचार होगा वो स्वयं के दिए गए आदेश या निर्णय पर होगा। मान लीजिए यदि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई ऐसा फैसला या आदेश दे दिया जिससे किसी पक्ष को कोई भी फायदा नहीं हुआ है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के दिए गए आदेशों या निर्णयों को पुनर्विचार का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 37 का प्रयोग करते हुए किसी न किसी के पक्ष में फैसला सुना सकती है। तो कहने का मतलब जो पुनर्विचार होता है सर्वोच्च न्यायालय के ही पास ये अधिकार है, उच्च न्यायालय के पास अधिकार नहीं है। और इसका प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय उस समय करती है जब ये मतलब कह दिया जाए कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय या आदेश दिया है उसमें किसी पक्ष को कोई लाभ नहीं हुआ है, तो स्वयं के दिए गए निर्णय को, फैसले को बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है। तो ये आर्टिकल कौन सा है? 37 है, 37 है। इसका जो हो जाएगा 137, मतलब सेकेंड हो जाएगा, ये सेकेंड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। और आसान क्वेश्चन है, देखिए आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन, ये आप कह सकते हैं अंडर जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है। न्यायिक पुनरावलोकन में, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है पुनर्विचार में और पुनर्विलोकन में थोड़ा सा अंतर होता है। पुनर्विचार अपने दिए गए आदेश और निर्णय पर होगा, और जो पुनर्विलोकन होगा वो सरकार के बनाए गए कानून और उसके दिए गए आदेशों पर होता है, मूल्यांकन करना होता है। और जो ये पुनर्विलोकन है, पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। तो पुनर्विलोकन का अधिकार जो दिया गया आर्टिकल 131 और आर्टिकल 132, और ये इसका प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो आप बताएंगे इसका प्रावधान अमेरिका से लिया गया, इसका प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 131 और आर्टिकल 132 के अंतर्गत इसका प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकार या देश की सरकार के बनाए गए कानून की वैधता की जांच करता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर कानून बनाने वाली दो संस्था, एक राज्य विधानमंडल है और एक संसद है। तो मान लीजिए राज्य विधानमंडल या संसद ने, अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जिससे आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप लोग जो है ऐसे मामले को सीधे बगैर अपील के सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार या कानून के बनाए गए, मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बनाए गए कानून की वैलिडिटी की जांच करता है, मतलब वो वैलिड है या नहीं। और यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार का बनाया गया कानून वैलिड नहीं है तो उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने का अधिकार किसे हो जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने का अधिकार किससे होगा? तो आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का होगा, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका में। किस आर्टिकल में? 31 और 132 में है। और ये इसी को जो है आपने पढ़ा होगा कि संविधान का संरक्षक, तो संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है।
न्यायालय को कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय। किस आर्टिकल में? 131 और 132 में। तो कहने का मतलब है जो ये न्यायिक पुनर्लोकन है, न्यायिक पुनर्लोकन का मतलब होता है कानून की व्याख्या करना, कानून की जांच करना, और कानून बनाने वाली दो संस्थाएं, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। और मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया तो उसकी वैलिडिटी की जाँच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को 131 और 132 में दिया गया है, क्योंकि संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। और ये यदि कानून गलत पाया गया, संवैधानिक नहीं पाया गया, तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका पहला हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ये प्रावधान आप बताएंगे अमेरिका से लिया गया है और इसीलिए संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, फर्स्ट हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, आ चुका है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे, आधारभूत ढांचे का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। जैसे संविधान की न्यायिक व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो संविधान की न्यायिक व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो उसमें ये कहा गया था पहले कि संविधान की प्रस्तावना या संविधान की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज का मामला आया था 1973 में, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज, तो इस मामले में यह कह दिया गया था कि जो संविधान का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी भाग हो, वहां पर सर्वोच्च न्यायालय अमेंडमेंट कर सकता है, मतलब संशोधन संसद कर सकती है। बस जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, जो आधारभूत ढांचा है, बुनियादी ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पर संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं करेगा। अब जैसे आधारभूत ढांचा में क्या है? तो आधारभूत ढांचा में जैसे भारत की संप्रभुता है, तो भारत की संप्रभुता पर संशोधन नहीं होगा। समाजवादी, तो समाजवादी या समाजवाद पर भी संशोधन नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता पर भी संशोधन नहीं होगा। या जैसे गणतंत्रात्मक प्रणाली, रिपब्लिक, गणतंत्रात्मक प्रणाली, तो गणतंत्रात्मक प्रणाली पर भी संशोधन नहीं होगा। अखंडता, अखंडता शब्द पर भी संशोधन नहीं होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर में स्वर्जिनिटी भी आ जाएगी, और जैसे यहाँ पर सोशलिज्म भी आ जाएगा, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर भी शब्द आ जाएगा, इसमें गणतंत्रात्मक, रिपब्लिक शब्द भी आ जाएगा। तो संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्रात्मक और अखंडता, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा। और बेसिक स्ट्रक्चर का जो मैटर था वो पहली बार किस केस में आया था? तो आप बताएंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज। तो ये इसका सेकेंड हो जाए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज में पहली बार ये कह दिया गया था कि जहां मन आए वहां संशोधन करिए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो संविधान का बेस है, जो संविधान का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, जो स्तंभ है, उस पर आपको संशोधन करने की जरूरत नहीं है। और केशवानंद भारती मामला जो था 1973 में 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ यहाँ पर बिठाई गई थी और इसने जो है ये डिसीजन दिया था। तो बुनियादी ढांचा पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक व्याख्या करके कब क्लियर किया था, किस मामले में किया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 में किया था। 13 न्यायाधीशों की बेंच यहाँ पर बैठी, तभी तक का ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, सेकेंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। PIL, जनहित याचिका, PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो जो PIL है, जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको हम लोग जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका, जो लोगों के हित का मामला हो, जनहित याचिका। और देखिए जहाँ तक जनहित याचिका की बात है, तो जनहित याचिका PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये हाई कोर्ट में भी
जारी की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में भी जारी की जा सकती है। जो PIL है, जो जनहित याचिका है, ये हाई कोर्ट में जारी की जा सकती है और हाई कोर्ट में अगर जाएगा 226 लगेगा, आर्टिकल 226, और सुप्रीम कोर्ट अगर जाएगा तो आर्टिकल 32 के थ्रू जाएगा। और जनहित याचिका पहली बार, दुनिया में पहली बार अमेरिका में हुआ था, लेकिन अमेरिका के साथ साथ अब किसने अपना लिया है? भारत ने अपना लिया है। और देखिए, जनहित याचिका के जो जनक माने जाते हैं, जनहित याचिका के जो जनक हैं वो PN भगवती हैं। PN भगवती जो भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और एक न्यायमूर्ति कृष्णमूर्ति भी है, तो कृष्ण अय्यर है। तो कृष्ण अय्यर और PN भगवती जो है ये जनहित याचिका के मतलब समर्थक माने गए हैं। और जनहित याचिका में मामला क्या होता है कि जैसे जनहित याचिका एक ऐसी याचिका होती है, जो पीड़ित व्यक्ति है वो खुद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ले जा सकता है, या उसके हित से जुड़ा हुआ कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। मतलब वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, कहीं का भी हो, किसी के भी मुद्दे को वो उठा सकता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जो गरीब है, जो निर्बल है, जो अशिक्षित है, जो कमज़ोर है, वो सर्वोच्च न्यायालय या कानून इन सब के बारे में उसे उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति दूर दराज का भी वो उस मैटर को सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ले जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा 32 के तहत जाएगा और हाई कोर्ट में जाएगा 226। तो ये अपने आप में एक अलग प्रकार का मुकदमा है। और ये जो मुकदमा होता है, ये जो मुकदमा होगा वो आप बता सकते हैं सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाएगा। ये कमज़ोरों के लिए है, निर्बलों के लिए है। और जब ये मुकदमे की सुनवाई होगी तो इसमें जो है मतलब पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और ये कार्रवाई जो होगी या सुनवाई जो होगी वो बिल्कुल निष्पक्ष होगी, और इसमें खर्चा देने की ज़रूरत नहीं, पैसा देने की ज़रूरत नहीं, इसकी सुनवाई मुफ्त में हो जाएगी। तो जनहित याचिका जो जारी की जा सकती है वो आप बताएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जारी की जा सकती है। तो इसका थर्ड हो जाएगा, इसका फोर्थ हो जाएगा। ये फोर्थ ऑप्शन सही है, और ये कमज़ोरों के लिए है, निर्बलों के लिए है, मुफ्त में सुनवाई होगी, इसमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, डी है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और विचार में ये कह रहा है कि न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। नहीं, न्यायमूर्ति BR कृष्ण चीफ जस्टिस नहीं थे, जज थे। वो मुख्य न्यायाधीश नहीं थे बल्कि न्यायाधीश थे। ये मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, न्यायाधीश थे। हाँ, ये अलग बात है। लोकहितवाद के समर्थक थे, लोकहितवाद के समर्थक थे, हितवाद के समर्थक थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, सिर्फ न्यायाधीश थे, समर्थक थे। और न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहित याचिका PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो देखिए, ये मुख्य न्यायाधीश नहीं थे बल्कि मुख्य न्यायाधीश जो थे, जो PIL के समर्थक थे, उनका नाम था PN भगवती। PN भगवती हैं। और जो अय्यर साहब हैं PIL के समर्थक तो हैं लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं है, सिर्फ जज है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। दूसरा सही है, PIL के समर्थक ये भी रहे हैं। तो पहला गलत, दूसरा सही, मतलब इसका सेकंड हो जाएगा। सेकंड सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है। मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा मामला था जिसमें न्यायाधीशों ने मिल करके सुनवाई की थी। तो देखिए, सबसे बड़ा जो केस है, सबसे बड़ा जो खंडपीठ बना था, सबसे बड़ा खंडपीठ, तो सबसे बड़ा खंडपीठ तो उसका था केशवानंद भारती बनाम केरल राज।
ये 1973, और इसमें कितने जज थे? 13 थे, इसमें 13 थे। और दूसरा जो बना था वो आप बताएंगे, गोलकनाथ बनाम वर्सेज पंजाब राज, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967। और इसमें जजों की संख्या 11 थी। इसमें 11 जज थे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, और केशवानंद भारती राज्य में 13 थे। तो इसमें पूछ रहा है दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ कौन थी? तो सबसे बड़ी केशवानंद भारती बनाम केरल राज था, इसमें 13 लोग थे। और दूसरी जो सबसे बड़ी थी वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967, और इसमें जजेस की संख्या कितनी थी? 11 थी। तो ये गोलकनाथ केस दूसरी सबसे बड़ी है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज जो है ये सबसे बड़ी है। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट गोलकनाथ केस 11 लोग थे, और सबसे बड़ा केशवानंद भारती 13 थे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो मामला था ये 1993 में आया था, 1993 में आया था। और इसमें ये कहा गया था, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो मामला था ये 1993 में आया था। और इसमें ये कहा गया था कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जो क्रीमी लेयर के दायरे में है, तो क्रीमी लेयर के जो दायरे में है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो क्रीमी लेयर के दायरे में जो लोग हैं उनको ओबीसी वर्ग में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो क्रीमी लेयर के निचले स्तर पर है उन्हें शिक्षण संस्थानों में ओबीसी लोगों को जो है यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई थी। और ये सरकारी नौकरी की बात है। तो सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में सरकारी नौकरी में ओबीसी वर्ग के 27% रिजर्वेशन की बात की गई थी। लेकिन ये ओबीसी 27% रिजर्वेशन उनको मिलेगा जो क्रीमी लेयर में नहीं होगा, क्रीमी लेयर से नीचे होगा उसको मिलेगा, जिसकी आमदनी 8 लाख से ऊपर का है पर ईयर। तो ऐसे व्यक्ति को क्रीमी लेयर में शामिल कर लिया जाएगा। तो जो 8 लाख से ऊपर ज़्यादा कमाते हैं वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, उसके नीचे कमाने वाले क्रीमी लेयर से बाहर हो जाएंगे। तो वो ओबीसी सरकारी नौकरी में 27% रिजर्वेशन ले सकते हैं। लेकिन नौकरी में रिजर्वेशन है लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। और ये मामला 1993 में आया था। और वो मुद्दा क्या था? इंदिरा साहनी केस का नाम क्या था? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इसमें ये कह दिया गया था कि जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत है उनको सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, और जो क्रीमी लेयर से बाहर है ऐसे ओबीसी वर्ग को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा सरकारी नौकरी में। लेकिन नौकरी में रिजर्वेशन है, नियुक्ति में रिजर्वेशन है, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा पहला, इसका फर्स्ट हो जाएगा, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के रिजर्वेशन की बात की गई है, इसका फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि यह दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की, किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो देखिए जब हमारा संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 348 ये कहता है, आर्टिकल 348 ये कहता है कि जब तक हिंदी आम भाषा नहीं हो जाती है, जब तक हिंदी एक बड़ी भाषा नहीं हो जाती है, तब तक 10 वर्षों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों लोगों की भाषा इंग्लिश होगी। इन दोनों लोगों की भाषा जो होगी इंग्लिश होगी। तो अगर पूछा जाए कि इस समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो बहस की जाती है, जो मतलब आर्डर लेटर होता है वो किस भाषा में छपा होता है? तो इंग्लिश में होता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो इंग्लिश बोली जाती है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो आप क्या बताएंगे? 348 के तहत है। तो इसका जो हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन होगा
वो आप बताएंगे। इसमें उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। उच्चतम न्यायालय कानून 66 द्वारा, भारतीय संविधान की धारा 145 द्वारा, संसद बनाए गए विधेयक द्वारा, संविधान की धारा 348 द्वारा। इसका डी हो जाएगा 348, इसका डी होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर है, और देखिए इसको पढ़िएगा। आसानी से बड़ा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक आर है और मतलब एक ए है और एक आर है। नीचे दो कथन दिए गए ए और आर, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। एक कारण आर कहा गया है और कथन ए कहा गया है। अब पहले कथन पढ़िए। केंद्रीय कानूनों के संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य अधिकार है। अनन्य का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए गए कानून की वैलिडिटी की जांच करने का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है, उच्च न्यायालय को नहीं है। अनन्य का मतलब होता है किसी दूसरे को ना हो। पहला तो सही है। कारण, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, क्योंकि अनन्य अधिकार कानून की वैलिडिटी की जांच करना सर्वोच्च न्यायालय को है, और सर्वोच्च न्यायालय इसलिए वैलिडिटी की जांच करती है क्योंकि संविधान का डिफेंडर है, संरक्षक है। तो पहला सही है, ए आर दोनों सही है, और कथन आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसका फर्स्ट हो जाएगा, इसका जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो लाभ के पद का निर्णय अगर केंद्र सरकार का मामला है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, तो आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 3 के तहत राष्ट्रपति करेगा। और अगर राज्य का मामला है तो आर्टिकल 192, आर्टिकल 192 को ऐसे मामले में राज्यपाल करेगा। राज्यपाल करेगा कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गवर्नमेंट ऑफिस से प्रॉफिट ले रहा है और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो फिर उसे अयोग्य ठहराते हुए राष्ट्रपति महोदय 103 का प्रयोग करके उसकी संसद की सदस्यता से निलंबित कर देंगे, रद्द कर देंगे। इसी तरीके से अगर कोई एमएलए है या एमएलसी है और वो गवर्नमेंट जॉब करता है, गवर्नमेंट ऑफिस से प्रॉफिट लेता है, तो आर्टिकल 192 का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय उसकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। तो यही कह रहा कि लाभ के पद को डिसाइड करने का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति किसके लिए करेगा? एमपी के लिए करेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा। और राज्यपाल जो करेगा वो एमएलए और एमएलसी के लिए करेगा, और ये करेगा आर्टिकल 192। और राष्ट्रपति जो करेगा 103 में करेगा। इसका फर्स्ट हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन का मतलब तो व्याख्या। तो संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए उच्चतम न्यायालय में संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? संविधान की जब व्याख्या हो रही हो तो संविधान की व्याख्या करते समय फुल बेंच होनी चाहिए, और फुल बेंच में कम से कम कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे, और अन्य मामले में कम से कम 3 न्यायाधीश होंगे। अन्य मामले में कम से कम 3 न्यायाधीश होंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर संविधान की व्याख्या हो रही, संविधान के निर्वचन की बात हो रही है, तो फुल बेंच बैठेगी। तो फुल बेंच में कम से कम कितने होंगे? 5 होंगे। और जो क्रिमिनल का मामला है, सिविल का मामला है, उसमें कम से कम 3 होंगे। तो संवैधानिक व्याख्या की बात है तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच बैठेगी। इसका चौथा ऑप्शन सही है, इसका चौथा ऑप्शन सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें से कौन एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, उद्घाटन तो 1950 में हुआ था, ये तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 132 और आर्टिकल 134A, क्योंकि हाई कोर्ट जब तक सर्टिफाई नहीं करेगा तब तक जो है उच्चतम न्यायालय में नहीं जाएगा, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो कोर्ट मार्शल को छोड़, ये भी सही है, क्योंकि कोर्ट मार्शल जो होता है वो सैनिक न्यायालय होता है, सैनिक न्यायालय, और सैनिक न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। मार्शल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, जो भी करना होगा वो पार्लियामेंट करेगी। मार्शल कोर्ट में जो भी करना होता संसद को करना होता, सुप्रीम कोर्ट को करने का कोई अधिकार नहीं है, तो तीसरा भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय के अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ नहीं, कोर्ट मार्शल में नहीं जुड़ेगा, कोर्ट मार्शल में इनको एक पैसे का अधिकार नहीं है, वहाँ संसद को। ये क्वेश्चन गलत है, चौथा ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन नहीं गलत बल्कि चौथा ऑप्शन गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? चौथा सही नहीं है, और इसलिए सही नहीं है क्योंकि कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय के अदालतों की सुनवाई करेगा नहीं, इन्हें कोर्ट मार्शल में कोई भी सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, तो ये चौथा हो जाएगा। तो देखिए आज हमने जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से चुने हुए कुछ दमदार क्वेश्चन आपके सामने लाए थे, और आशा में यही कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको जरूर समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जब लेकर के आएंगे तो उससे पहले जय हिंद।